हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, उपेंद्र सिंह की बुक से इसके सेकेंड एडिशन से हम लोग अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो इससे पहले वाला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट करा था वो एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर था, और फाइनली चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा, इस डिस्कशन से हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है। चैप्टर 1 का नाम है अंडरस्टैंडिंग सोर्सेस। तो सोर्सेस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हिस्ट्री में चेन ऑफ इवेंट्स को बिल्ड करने के लिए। अब चाहे फिर वो रिटन सोर्सेज हों, टेक्सचुअल सोर्सेज हों, या फिर किसी ना किसी प्रकार की कोई फाइंडिंग्स हों, किसी प्रकार की कोई एक्सकवेशंस हों, गड़ी हुई चीज़ें जिसको आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो ढूंढ निकालें, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। इसका एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट होती है। मान लो कि हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हैं किसी एक ज़माने के, वो अभी अगर आप उसको अलग अलग करके पढ़ रहे हो, देख रहे हो, तो वो हो सकता है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स नज़र आए। जैसे ये इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी, इवेंट डी, इवेंट ई, एंड सो एन नंबर ऑफ इवेंट्स। लेकिन अगर आप सोर्सेस को स्टडी करो तो क्या पता आपको इन इवेंट्स के बीच में किसी ना किसी प्रकार की एक चेन या फिर एक लिंक बन जाए जिससे आप इनको कनेक्ट कर सको। फिर आपको क्या पता हो सकता है, पता लगे कि इवेंट ए जो है वो बी से कनेक्ट है, बी जो है वो डी से कनेक्ट है, डी इवेंट जो है वो सी से कनेक्ट है, सी ई से कनेक्ट है। तो ये एक सिंगुलर चेन ऑफ इवेंट्स थी जो कि चली आ रही थी अलग अलग एराज में, अलग अलग ज़माने में। ये चीज़ आपको पता लगती है जब आप सोर्सेस को स्टडी करते हो, व्हेन यू आर रीडिंग अबाउट हिस्ट्री। तो एंशियंट टेक्स्ट जो है, हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एंशियंट टेक्स्ट को पढ़ने वाले हैं हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हम एक ऐसा ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड कर सकें वेरियस पास्ट इवेंट्स में। आर्कियोलॉजी की मदद से हम लोग अर्ली इंडियन पास्ट को इंटरप्रेट करेंगे। एपिग्राफी के बारे में बात करेंगे, विच इज अबाउट द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, एंड इंस्क्रिप्शंस आर समथिंग विच आर रिटन ऑन हार्ड सर्फेसिस, राइट। न्यूमिस्मैटिक्स, वी विल स्टडी कॉइन्स एंड सम विजुअल सोर्सेस। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ईजी है, क्योंकि अभी तक आप जिन जिन चीज़ों के बारे में अपना बेस बिल्ड करते हुए आए हो, 6 से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटी, तमिलनाडु बुक, पूनम दलाल दहिया, बेसिकली उसमें एक वैल्यू एडिशन का काम करेगा ये आपका चैप्टर। आपको नई नई चीज़ें जानने को मिलेगी। ठीक है। तो हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग सोर्सेस चैप्टर के बारे में। ठीक है। राइटर सबसे पहले यहां पर एक कहानी के साथ, एक एनेक्डोट के साथ इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। जैसा कि आपको याद होगा, जब इंट्रोडक्टरी चैप्टर हमने उपेंद्र सिंह का पढ़ा था, तो पुराण के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन बताई थी, है ना। सिमिलरली आपको यहां पर दो लोगों के बीच में डिस्कशन को पहले जानना पड़ेगा सोर्सेस की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए। ठीक है। आप सोर्सेस को तो बाद में समझोगे, पहले आपको सोर्सेस की इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। और ये यहां पर एक रियल स्टोरी दे रखी है, दो लोगों के बीच में एक रियल एनकाउंटर दे रखा है। एनकाउंटर मतलब यहां पर मैं मरने की बात नहीं कर रहा हूं, दो लोग आपस में एक दूसरे के सामने रूबरू हैं, और ये वास्तविकता की घटना है। ठीक है, सच में ऐसा हुआ था। 21 अक्टूबर 1880 की बात है। क्या होता है, साउथ इंडिया में एक चीज होती है, एक लर्नेड तमिल स्कॉलर। एक लर्नेड स्कॉलर कौन होता है? लर्नेड स्कॉलर दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति होता है, जब भी हम किसी को कहते हैं ना, कि जैसे यहां पर लिखा हुआ है एक लर्नेड तमिल स्कॉलर जो है,
लर्नेड स्कॉलर वो पर्सन होता है जिसने किसी भी सब्जेक्ट को ना, समझने की कोशिश करना, ये सब जो मैं बता रहा हूं इसकी रेलेवेंस है अभी आगे चलकर, जिसने किसी भी सब्जेक्ट को एक लंबे समय तक पढ़ा होता है। अब लंबे समय तक पढ़ा होता है तो बेसिकली उसको उस सब्जेक्ट डोमेन के बारे में बड़ी ज़्यादा नॉलेज और जो एक्सपर्टीज है वो गेन हो जाती है, ऑब्वियस सी बात है। तो यानी कि वो पर्सन अपनी फील्ड के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जानता है। तो ऐसे ही एक लर्नेड स्कॉलर थे जिनका नाम था यूवी स्वामीनाथा अय्यर, ठीक है। और ये एक टीचर भी थे एट गवर्नमेंट कॉलेज इन कुंभकोणम। अब हमें इनके इंट्रोडक्शन से क्या लेना देना, हमें तो मतलब नहीं है, सही यूपीएससी ये तो नहीं पूछने वाला, ठीक है। लेकिन ये स्टोरी बिल्ड करने के लिए इसलिए मैं आपको आराम से समझा रहा हूं। यूवी स्वामीनाथा अय्यर एक लर्नेड तमिल स्कॉलर थे। तमिल जो टेक्स्ट थे या जो बुक्स थी उसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ चुके थे, बहुत सारी किताबों के बारे में, और लंबे समय से पढ़ रहे थे। और इन्होंने तमिल टेक्स्ट जो बुक्स थी, बड़ी सारी बुक्स में इन डेप्थ नॉलेज और एक्सपर्टीज गेन कर लिया था। तो क्या होता है, ये बेसिकली मिलने आते हैं एक पर्सन से जिनका नाम था रामास्वामी मुतालियर। ये रिसेंटली इनके शहर आए थे, पोस्टेड थे, बेसिकली इनकी पोस्टिंग हुई थी, अंग्रेजों ने पोस्टिंग करवाई थी इनकी एज मुंसिफ, एज सिविल जज, ठीक है। अंग्रेजों का टाइम चल रहा है ना, क्योंकि 1880 की बात हो रही है यहां पर। अब यहां पर एक इंग्लिश का टर्म लिखा हुआ है, ही पेड अ कर्टसी कॉल। इस फ्रेज का मतलब दोस्तों ये होता है, जब भी अगर आपसे कोई बोले कि पेड अ कर्टसी कॉल का मतलब क्या होता है, जब आप किसी को भी विजिट करते हो ना, और विजिट ना भी करो, तो बेसिकली जब आप किसी को फोन करो, आप किसी को एक फोन कॉल खड़काओ, ठीक है, you just give a ring to someone, you just give a buzz to someone, or you personally visit someone as a sign of politeness, कि आप मिलने जा रहे हो बहुत एक अच्छे नेचर से किसी से, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, ठीक है। या फिर बेसिकली ये चीज काम आती है आजकल के जमाने में फॉर डिप्लोमेसी। यानी कि मान लो बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई, ठीक है, और वो भारत के प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति से बिना बुलाए कॉल पर कह रहे हैं कि मैं आपसे मिलना चाहूंगा, इस हफ्ते में आ रहा हूं। तो ये बेसिकली उनका खुद से कहना और रिश्तों को आगे बढ़ाना, ये कहलाता है एक प्रकार से कर्टसी कॉल, ठीक है। तो ये खुद अपने आप आए, यूवी स्वामीनाथा अय्यर, जो कि एक ज्ञानी तमिल स्कॉलर थे। ये एक सिविल जज से मिलने आए जो कि इनके शहर में पोस्ट हुए थे कुंभकोणम में, जिनका नाम था रामास्वामी मुतालियर। अब ये पर्सन जब इनसे मिलने आया था ना, यूवी स्वामीनाथा अय्यर जब इनसे मिलने आए, तो अब यहां पर लिखा हुआ है ही पेड अ कर्टसी कॉल, तो ये ना थोड़ा सा काइंड ऑफ शो ऑफ करने आए थे इनके सामने। अब रामास्वामी मुतालियर ने तो नहीं बुलाया इनको कि भाई आओ और मुझे बताओ तुमने तमिल लिटरेचर की क्या क्या किताबें पढ़ी हुई हैं, तुम किन किन सब्जेक्ट्स में वेल वर्स्ड हो। ये खुद ही आ गए अपनी तारीफ करने, इनसे मिलने। अय्यर जो है, यूवी स्वामीनाथा अय्यर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि वो बेसिकली प्यूपिल है ऑफ ग्रेट तमिल स्कॉलर मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। अब प्यूपिल का मतलब बेसिकली होता है स्टूडेंट, कि वो स्टूडेंट है एक बहुत ही जाने माने प्रसिद्ध तमिल स्कॉलर के, और वो अपने टीचर का नाम जो है इस मुंसिफ सिविल जज को, रामास्वामी मुतालियर को बताते हैं कि मैं स्टूडेंट हूं मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई का, और मैंने जीवन भर में इनकी छत्रछाया में बहुत नॉलेज गेन करी है। अब मुतालियर जो है, जो सिविल जज थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा इस बात से। ही वॉज अनइम्प्रेस्ड, और उन्होंने क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर दिया
अय्यर को कि बताओ तुमने क्या क्या टेक्स्ट पढ़ रखे हैं आज तक। अब अय्यर जो है, अय्यर ने सोचा अब आ गया मेरा टाइम बताने का, शो ऑफ करने का। तो अब क्या वो एक्साइटमेंट में ना बड़ी लंबी चौड़ी बातें करने लगेंगे। लंबी चौड़ी बातें इन द सेंस कि मतलब अपनी तारीफ में, अपनी वाहवाही में वो बताने लगेंगे कि उन्होंने अपने जीवन काल में आज तक कौन कौन सी बड़े बड़े टेक्स्ट और जो किताबें हैं जो वो पढ़ी हैं। तो बेसिकली अय्यर रील्ड ऑफ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ टाइटल्स। अब देखो दोस्तों, रील्ड ऑफ का मतलब बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी भी चीज को बोल रहे हो, रिसाइट कर रहे हो बहुत जल्दी जल्दी, रैपिड तरीके से, और आप वो चीजें बोलते हुए आप रुक नहीं रहे हो, ठीक है, यह सोच सोच कर नहीं बोल रहे हो, विदाउट स्टॉपिंग या थिंकिंग अबाउट। तो ये चीज ये शो करता है जब आप किसी भी चीज के बारे में जल्दी जल्दी बोलते हो बिना रुकावट के और बिना स्टॉपेज लेते हुए, तो पर्सन जो है वो अपनी एक्साइटमेंट में अपने टैलेंट को या फिर किसी एक सही बात को पोर्ट्रे कर रहा है, राइट। तो वो बताने लग जाते हैं उन बुक्स के टाइटल्स जो आज तक उन्होंने पढ़ रखी हैं। लेकिन ये जो मुंसिफ सिविल जज थे, मुतालियर, इन्होंने इंटरप्ट करा जब अय्यर बोलने लगे, और इंपेशेंट तरीके से गुस्से में आते उनसे पूछा क्या फायदा तुम्हारा इन सब चीजों को पढ़ने का, ये सब चीजें पढ़ के तुमने कर क्या लिया। अय्यर ने बोला सर जी रुको तो, सुनो तो, मैंने और भी बुक्स पढ़ी हुई हैं। तो उन्होंने कुछ और बुक्स के नाम लेना शुरू कर दिए, और फाइनली अय्यर ने बोला, आखिरी किताब का नाम लिया जो उन्होंने पढ़ी हुई है, उन्होंने बोला मैंने कंबन की रामायण भी पढ़ी हुई है, ठीक है, कंबन की रामायण भी पढ़ी हुई है। तो यहां पर मुतालियर उनसे बोलते हैं जो कि सिविल जज थे कि ठीक है भाई, फाइन, इट्स फाइन, आपने इतना कुछ पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन क्या आपने कोई पुरानी किताबें पढ़ी हैं? ये सारी तो जो तुमने बुक्स पढ़ी है तो रीसेंट बुक्स हैं। अब क्या हो गया, अय्यर फंस गया। अय्यर ने सोचा कि मैं रामास्वामी मुतालियर के सामने जाकर ना शो ऑफ करूंगा, और वो तो कुछ जानता नहीं होगा। मुतालियर इसका भी बाप निकला, उसको क्या पता था कि ये तो एक मुंसिफ सिविल जज है। अय्यर को कोई अंदाजा ही नहीं था। अय्यर ने सोचा भाई मैं लर्नड तमिल स्कॉलर, मेरे टीचर मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई जो कि मुझसे भी बड़े तमिल स्कॉलर थे, उनकी छत्रछाया में मैंने जीवन काल में सैकड़ों किताबें पढ़ डाली, जो कि मुझे वर्ड टू वर्ड जिसका ज्ञान है, मैं हर चीज़ का ज्ञाता हूं। लेकिन रामास्वामी मुतालियर ने बेइज्जती करना शुरू कर दी इनकी। रामास्वामी मुतालियर ने इनको बोला कि आपने क्या ये, जस्ट अ मिनट, आपने क्या चिवाका चिंतामणि पढ़ी है? आपने मनी मेकलाई पढ़ी है? आपने शिलापतिकरम पढ़ी है क्या? अय्यर जो था वो कंफ्यूज हो गया, वो एस्टॉनिश हो गया। एस्टॉनिश का मतलब बेसिकली दोस्तों होता है जब आप किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हो या फिर चकित रह जाते हो किसी भी चीज को लेकर। तो वो एस्टॉनिश हो गया, कंफ्यूज हो गया, क्योंकि उसने तो सुना भी नहीं था इन किताबों के बारे में। अब देखो, ये जो कहानी हम बिल्ड कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा सर ये हिस्ट्री के लेक्चर में दो लोगों की आप कहानी, कॉन्वर्सेशन पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा है, उसका क्या रेलेवेंस है। देखो रेलेवेंस इसका ये है, जब आप हिस्ट्री में 6th क्लास में पढ़ रहे थे ना मेरे साथ, आपने किताबों के नाम तो सुन ही रखे हैं। ठकुराइन सुना है कि नहीं सुना है? प्राचीय, मनी मेकलाई और शिलापतिकरम। मैं मानता हूं आपने चिवाका चिंतामणि नहीं सुना होगा, अभी मैं इसके बारे में बता दूंगा आपको, लेकिन शिलापतिकरम और मनी मेकलाई तो सुना ही होगा। ये बेसिकली ये जो दो बुक्स एक दूसरे के सीक्वल है ना। इसका जो फर्स्ट एडिशन है उसको हम कहते हैं शिलापतिकरम। शिलापतिकरम के बाद आता है कुछ सालों के बाद मनी मेकलाई, कुछ सेंचुरी के बाद, राइट। तो हमारे पास आज के समय में जो ज्ञान है ना, जो इंटरनेट पर या जो जिसके बारे में दुनिया भर में किताबें कि व्हाट इज दिस शिलापतिकरम, व्हाट इज दिस मनी मेकलाई, व्हाट इज दिस चिवाका चिंतामणि, ये अय्यर की वजह से हमें देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। ऐसा क्यों? अय्यर की वजह से कैसे देखने को मिलता है? जब अय्यर को लगा कि उनकी बेइज्जती हो रही है और रामास्वामी मुतालियर ने अच्छी खासी उनकी बेइज्जती कर दी है, मैंने उनको ऐसे ही एक सिविल जज समझ लिया था फालतू का, लेकिन ये जो रामास्वामी मुतालियर है ये तो नॉलेज में मेरे भी बाप निकले, इन्होंने तो वो बुक्स पॉइंट आउट कर दी जो मैंने पढ़ी नहीं है।
तो उसके बाद अय्यर ने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। ही डिवोटेड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ कि वो जो पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स के ऊपर ये सब जो ज्ञान तितर बितर था ना, पड़ा हुआ था, मनी मेकलई का, सिलापतिकरम का, चिवाका चिंतामणि का, एंशिएंट तमिल टेक्स्ट का बहुत सारा जो ज्ञान जो बर्च बार्क पर, पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स पर था, अय्यर ने उसको एडिट करना शुरू करा और पब्लिश करना शुरू करा। अब अय्यर को पहले क्या लगता था कि उन्होंने तो बहुत सारे साल बिता रखे हैं, उनकी तो मास्टरी हो रखी है बहुत सारे टेक्स्ट के ऊपर, जो कि उन्होंने अलग अलग कैटेगरीज के, अलग अलग जॉनरा के पढ़े हुए हैं, और उनको ये लगता था कि ही न्यू एवरीथिंग। ठीक है, लेकिन जिन किताबों का, जिन टॉपिक्स का जिक्र रामास्वामी मुतालियर ने उनके सामने करा, लाइक चिवाका चिंतामणि, सिलापतिकरम और मनी मेकलई, अय्यर ने तो कभी सुना ही नहीं था इसके बारे में। तो पूरी जिंदगी उन्होंने समर्पित कर दी कि मैं इसका जो ज्ञान है, जो पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट पर है, जिसको बहुत सारे लोग एक्सेस भी नहीं कर पाते, पढ़ नहीं पाते, मैं जो है दुनिया में अपनी छाप छोड़कर जाऊंगा और मैं प्रॉपर इसको पढ़ने के बाद इसके लिए एक प्रॉपर तरीके से बुक पब्लिश करूंगा। क्योंकि देखो, ये तो बहुत जमाने पहले लिखी गई थी ना ये सारी बुक्स, तो ये तमिल टेक्स्ट तो चिवाका चिंतामणि, मनी मेकलई, सिलापतिकरम, अब ये कौन से जमाने की व्यक्ति हैं? ये 1880 में ये इवेंट चल रहा है, अंग्रेजों के टाइम के ये व्यक्ति हैं, जब ब्रिटिश हुकूमत हमारे देश पर हावी थी। तो उस टाइम पर तो पेन, कागज, कलम सब कुछ अवेलेबल था, प्रिंटिंग प्रेस अवेलेबल थी। तो इन्होंने ये सोचा कि भाई मैं ना दुनिया में अपनी छाप छोड़कर जाऊंगा और मैं सारी बुक पब्लिश करके जाऊंगा। इन्हीं के कंट्रीब्यूशन की वजह से दोस्तों आज आपको ये जो तमिल लिटरेचर का जो ज्ञान है ना, संगम लिटरेचर का जो ज्ञान है, जो आपको पब्लिश फॉर्मेट के अंदर मिल पाता है, मनी मेकलई, सिलापतिकरम और 5 मेजर तमिल एपिक्स का जो ज्ञान है, जिसके बारे में अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि 5 मेजर तमिल एपिक्स कौन से होते हैं, ये सब कुछ हमें यूवी स्वामीनाथन अय्यर के कंट्रीब्यूशन की वजह से मिलता है। कितनी मेहनत करी इन्होंने, फिर उसके बाद यहां से जब इनकी अपनी बेइज्जती महसूस हुई, रामास्वामी मुतालियर ने जब इनकी बेइज्जती कर दी, तो यहां पर तो लिखा हुआ है कि ही डिवोटेड रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, कि ये एंशिएंट तमिल टेक्स्ट को पढ़ते थे जो कि पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट पर दे रखा, मतलब इकट्ठा था, तितर बितर था, इन्होंने उसको इकट्ठा करा, एडिट करा और पब्लिश करा। तो क्या कर लिया इन्होंने 93 बुक्स पब्लिश करी, इंक्लूडिंग कलेक्शंस ऑफ द ओल्ड तमिल संगम पोएट्री, एपिक्स सच एज सिलापतिकरम एंड मनी मेकलई, और अपने खुद के एसेस जो थे वो भी इन्होंने लिखे। अब हमें अय्यर के बारे में ये चीज हमें पता कैसे लगती है, मतलब ये उपेंद्र सिंह मैम को ये पता कैसे लगा, ये राइटर को, इस बुक के राइटर को पता कैसे लगा कि ये जो मीटिंग हुई थी इन दोनों के बीच में, मुतालियर और अय्यर के बीच में? तो अय्यर की एक ऑटोबायोग्राफी थी, वो लिख रहे थे अपने जीवन के ऊपर, अपनी जीवनी के ऊपर किताब, लेकिन वो अनफिनिश्ड रह गई, उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई। उसमें उन्होंने अपना एनकाउंटर बताया था, अपनी मीटिंग बताई थी कि वो मुतालियर के साथ मिले हुए हैं, जीवन काल में उनकी मुलाकात हुई थी, एंड दिस पर्सन चेंज हिज लाइफ। उन्होंने जो आईना दिखाया अय्यर को कि देखो तुम सब कुछ नहीं जानते हो, उसकी वजह से ही वो 93 बुक्स और ये सब कंपाइलेशन और अपने खुद के एसेस लिख सके। और उनकी ऑटोबायोग्राफी के नाम था एन चरित्रम, माई लाइफ स्टोरी। तो बेसिकली ये भी एक तरीका है, हम बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ क्या रहे, इस चैप्टर का टाइटल क्या, नाम क्या इस चैप्टर का? इस चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग सोर्सेस। तो ये भी एक प्रकार से सोर्स ही है कि हम हिस्ट्री को समझने के लिए कुछ स्टोरी को डिस्कवर कर रहे हैं या फिर रीडिस्कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर 3-4 नाम आए थे आपके सामने, लाइक कम्मन्स रामायण, चिवाका चिंतामणि, सिलापतिकरम और मनी मेकलई। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहां पर बता देता हूं, मैंने पीडीएफ में जो भी लिखा हुआ था उसको क्लियर कर दिया। हम बात करते हैं कम्बन के रामायण की। अब आप कहोगे सर ये कम्बन की रामायण क्या है, क्या ये जो रामायण है ये भगवान श्री राम के बारे में है क्या? यस, ये भगवान श्री राम के बारे में है। फिर आप मुझसे कहोगे, अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो, सर हमने तो बचपन से यही सुन रखा है कि रामायण तो वाल्मीकि जी की होती है, ये कम्बन की रामायण क्या है? क्या वाल्मीकि जी का दूसरा नाम कम्बन है क्या?
या साउथ इंडिया में वाल्मीकि जी की रामायण को कम्बन की रामायण बोलते हैं। नहीं दोस्तों, आपको ये चीज़ जाननी चाहिए, समझनी चाहिए और आपको पता होनी चाहिए। हमारे भारत में आज तक जो भी इतिहास रहा है एपिक्स को लिखने का, फिर चाहे वो महाभारत हो या फिर वो रामायण हो, वो ना अलग अलग ज़माने में अलग अलग एरियाज में लिखी गई है अलग अलग स्कॉलर्स के द्वारा, और सब में आपको थोड़ी बहुत स्टोरी लाइन अलग अलग देखने को मिलेगी। अब देखो, रामायण की बुक है तो ऐसा तो नहीं है कि भगवान श्री राम ही नहीं मिलेंगे उसके अंदर, सीता मैया नहीं मिलेगी, हनुमान जी नहीं मिलेंगे, लक्ष्मण जी नहीं मिलेंगे। मेन कैरेक्टर्स, मेन पात्र रहेंगे, लेकिन कुछ कुछ इवेंट्स और घटनाक्रम का जो एक मोड़ होता है ना, वो मोड़ एक जैसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो मोड़ मुड़ जाएगा थोड़ा सा। तो हर किसी में छोटे छोटे लिटिल लिटिल चेंजेस हैं। फिलहाल अगर मैं यहां पर आपको कम्बन की रामायण के बारे में बताऊं, तो यहां पर कुछ चीज़ें मैं आप सबके लिए हाईलाइट करना चाहूँगा जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी। देखो, कम्बन की रामायण को हम लोग एक नाम से बुलाते हैं जिसको हम कहते हैं, कम्बन तो एक राइटर है ना, जैसे वाल्मीकि राइटर हैं रामायण के नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो ऐसे ही जो कम्बन है वो साउथ इंडिया में जिन्होंने रामायण लिखी वो उसके राइटर हैं। लेकिन इस बुक का जो कम्बन ने लिखी उसका ओरिजिनल नाम है राम वतरम। जैसे आपको पता होगा, नॉर्थ इंडिया में रामायण को हम लोग कहते हैं, प्राची आपने सुना होगा, रामचरितमानस कहते हैं, राइट, है ना। तुलसीदास जी की है, वाल्मीकि जी की अलग है ना, ऐसी कम्बन की अलग है, ठीक है। तो हम लोग रामायण के भी अलग अलग उसको नामों से बुलाते हैं। तो जो ये कम्बन जी की जो रामायण है उसका नाम है राम वतरम, ठीक है। तो ये बेसिकली एक तमिल एपिक है जिसको कम्बन जी ने लिखा था 12वीं शताब्दी में, 12th सेंचुरी में, ज़्यादा पुरानी नहीं है, ठीक है। अब देखो, ये ज़्यादा पुरानी नहीं है तभी तो यहाँ पर ये चीज़ हाईलाइट होती है। आप ये कहोगे कि जैसे इन दोनों के बीच में जो डिस्कशन चल रही थी अय्यर और मुतालियर के बीच में, तो मुतालियर ने अय्यर को क्या बोला था, ये सारी बुक्स तो तुमने रीसेंट बुक्स पढ़ी हुई हैं। क्योंकि लास्ट जो अय्यर ने बोला था वो बोला था कि मैंने कम्बन की रामायण पढ़ी हुई है, तो मुतालियर ने उनको बोला कि ये तो सब रीसेंट बुक्स है, क्या तुमने बहुत पुरानी बुक्स पढ़ी हुई हैं क्या, लाइक मनी मेक्कलई, चिवाका चिंतामणि, सिलापतिकरम। अब ये 12th सेंचुरी की बुक है ये कम्बन की रामायण, इसलिए रीसेंट है मुतालियर के हिसाब से, ठीक है। हाँ, तो फिलहाल हम बात करते हैं रामवतरम के बारे में। ये 12th सेंचुरी की एक तमिल एपिक है भगवान श्री राम के ऊपर, ठीक है। और इसका जो अदर नेम है बेसिकली वो यही है कि हम इसको कम्बन की रामायण भी बोलते हैं, ठीक है। रामायण बोलो या रामायणम बोल लो, जैसे साउथ इंडिया में बोला जाता है। अब देखो, एक बात मैं बताना चाहूँगा, एक फैक्ट यहाँ पर आपको हाईलाइट करना चाहूँगा। ऑल्दो ये वाली जो रामवतरम है, जो कम्बन जी की जो रामायण है, ये वाल्मीकि जी की, ये मेनली वाल्मीकि जी की जो रामायण है ना, ये उसी के ऊपर ही बेस्ड है, ये उसी के ऊपर ही बेस्ड है। और वाल्मीकि जी की जो रामायण जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी संस्कृत के अंदर, लेकिन ये फिर भी वाल्मीकि जी की रामायण से थोड़ी सी डिफर करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि ये सारी जो रामायण है इनके थोड़ा थोड़ा जो लय है वो चेंज हो जाता है, फिर चाहे वो तुलसीदास जी की हो, वाल्मीकि जी की हो या कम्बन की हो, और भी लिखी गई हैं हमारे देश में। आपको 8-10 तरह की अलग अलग रामायण जो हैं उसके बारे में जानने को मिल जाएगा हमारे देश में। लेकिन कम्बन की रामायण वाल्मीकि जी की रामायण से कैसे अलग है, ये उससे डिफर करती है थोड़ा सा स्पिरिचुअल स्टोरी लाइन में, ये थोड़ी सी लय चेंज हो जाती है, और कुछ अलग अलग जो स्पेसिफिक्स जो हैं, यानी कि स्पेसिफिसिटीज जो हैं, कुछ घटनाक्रम जो है वो चेंज हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक एग्जाम्पल बताता हूँ, अब आप इसको ऐसा मत समझना कि मैं कम्बन की रामायण को कोट कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ। एक बात बताता हूँ मैं आपको, देखो क्या होता है, रावण ने क्या करा था, रावण जो है वो
सीता माता को उठाकर ले गया था, राइट? सीता माता को उठाकर ले गया था। साउथ इंडिया में तमिलनाडु में एक मंदिर है, बेसिकली वो भी एक ज्योतिर्लिंग है, और वो है रामेश्वरम। ठीक है, रामेश्वरम। अब रामेश्वरम की जो स्थापना करी थी वो भगवान श्री राम ने करी थी। जब भी किसी भव्य मंदिर का निर्माण करवाना होता है तो जो उसमें यजमान या जो जजमान बैठता है, ऐसा माना जाता है अगर उसकी बीवी जिंदा है तो उसको अपनी बीवी के साथ ही बैठना चाहिए, वरना वो पूजा अधूरी रहती है हिंदू धर्म के अनुसार। ठीक है, अब क्या होता है, भगवान श्री राम की तो बीवी थी जिंदा, सीता मैया, सीता माता, लेकिन वो कब्जे में थी रावण के। अब एक रामायण ये बताती है हमें कि भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी के साथ, अपने भाई के साथ, लक्ष्मण जी के साथ अपने भाई के साथ बैठकर रामेश्वरम की स्थापना कर ली थी, पूजा कर ली थी। लेकिन एक रामायण हमें यह बताती है कि रावण जो था, भगवान श्री राम और लक्ष्मण तो खुद क्षत्रिय थे, रावण जो था वो ब्राह्मणों का ब्राह्मण था, बहुत ज्ञाता था और उस जमाने का सबसे बड़ा ब्राह्मण था। रावण को यह ज्ञात था बहुत अच्छी तरीके से कि रामेश्वरम की स्थापना अधूरी रहेगी, और रामेश्वरम की स्थापना करी जा रही थी एक शिवलिंग के निर्माण के तहत। एक शिवलिंग बनाया जा रहा था वहां पर एक शिवलिंग बनाया जा रहा था, और रावण से बड़ा भक्त तो भगवान शिव का कोई हो ही नहीं सकता था। और भगवान श्री राम रामेश्वरम की स्थापना कर रहे हैं। बेसिकली वो उनका एक पूजा पाठ का एक मतलब एक उन्होंने एक पूजा इसलिए करी थी क्योंकि वो युद्ध लड़ना चाहते थे आने वाले टाइम में रावण से, और रावण को हराने के लिए उनकी एक प्रतिज्ञा थी। इस वजह से उन्होंने रामेश्वरम की स्थापना करी थी और शिवलिंग का यहां पर निर्माण करा था, जो कि आगे चलकर एक ज्योतिर्लिंग बना। ज्योतिर्लिंग का मतलब होता है फायका, इनकेस अगर आप नहीं जानते हो, आप में से बहुत सारे लोग अगर नहीं जानते हैं, मोस्ट रिमार्केबल एंड इंपॉर्टेंट शिवलिंग्स, जिनकी महत्वता, जिनकी इंपॉर्टेंस बाकी शिवलिंग के अपेक्षागत ज्यादा होती है, उनके कंपैरिजन में ज्यादा होती है। ठीक है, तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, एक रामायण की कहानी हमें यह बताती है कि भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को लेकर गए थे। ऑब्वियसली बात है, बीवी जिंदा थी, लेकिन बीवी रावण के कब्जे में थी, तो वो उनको लेकर नहीं आ सकते थे। कैसे लाते? तो लक्ष्मण जी के साथ मिलकर रामेश्वरम की स्थापना हो गई थी। लेकिन एक रामायण हमें यह भी बताती है कि रावण जो है वो बहुत बड़ा एक विद्वान था, ब्राह्मण था, ज्ञाता था, और वो जानता था कि ये पूजा अधूरी रह जाएगी और मैं भी तो शिव जी का भक्त हूं। तो रावण जो है फॉर द टाइम बीइंग सिर्फ उस पूजा को अच्छे से करवाने के लिए सीता मैया को अपने साथ लेकर आता है, राम जी के साथ बिठवाता है जब तक पूजा खत्म नहीं हो जाती है, और प्रॉपर एथिकल वे में भगवान श्री राम को भी मंजूर होता है, रावण को भी मंजूर होता है कि भगवान श्री राम कहते हैं मैं तुमसे लड़कर सीता को जीतूंगा, तुम्हें हराऊंगा युद्ध में, फिर सीता को लेकर जाऊंगा। अभी सीता तुम्हारे कब्जे में थी तो तुम इसको वापस ले जाओ। तो रावण सीता मैया को वापस लंका ले जाता है पूजा करवाने के बाद। अब वो पूजा की बात भी रख ली गई कि यजमान की बीवी अगर जिंदा है तो वो उसके पूजा में बैठे, तो रामेश्वरम की स्थापना भी हो गई सीता मैया को बैठकर, जबकि रावण को पता था यह पूजा उसके विनाश के लिए करी जा रही है, इस पूजा के बाद मेरा अंत ही होना है। लेकिन फिर भी वो लेकर आया बिकॉज वो एक सच्चा ब्राह्मण था, वो एक बहुत बड़ा विद्वान था और शिवजी का भक्त था। अब कुछ रामायण हमें यह बताती हैं, जब ये रामेश्वरम की स्थापना के तहत ये शिवलिंग का निर्माण जब हो रहा था, तो भगवान श्री राम ने, अब वो चीज आप भूल जाओ, चाहे लक्ष्मण जी के साथ बैठकर उन्होंने इसका निर्माण करा या सीता मैया के साथ बैठकर करा, तो हमें यह बताया जाता है कि जो शंख होता है ना, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज शंख? शंख जानते हो ना क्या होता है?
ठीक है, जो शंख बजाया जाता है। अब हमें एक रामायण की कहानी यह बताती है कि भगवान श्री राम ने शंख जो है वो लेकर उसके अंदर दूध डालकर इसके ऊपर चढ़ाया था, शिवलिंग के ऊपर। लेकिन हमें शिव पुराण या फिर बहुत सारी जगह से ये जानने को मिलता है, और रामायण की कहानी से बेसिकली, मैं यहां पर किसी और चीज को बीच में क्यों लाऊं, अभी रामायण पे ही स्टिक रहते हैं, कि कभी भी शिवलिंग के ऊपर जो दूध है, दूध जो है जल तो चढ़ा सकते हो, लेकिन शिवलिंग के ऊपर आप शंख के माध्यम से दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, अच्छा नहीं होता है। जैसे शिवलिंग को कभी भी सिंदूर नहीं लगाया जाता, चंदन लगाया जाता है। शिवजी को सिंदूर नहीं लगता है कभी भी, लाल वाला जो तिलक होता है, टीका होता है, वो नहीं लगता है। चावल लगता है, सब कुछ लगता है, लेकिन चंदन लगता है, पीला तिलक लगता है, लाल तिलक नहीं लगता शिव जी को कभी। ऐसे ही शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ता है, वो आप लोटे से चढ़ाओ, ग्लास से चढ़ाओ, प्लास्टिक की बोतल से चढ़ाओ, कांच की बोतल से चढ़ाओ, कितनी भी चीजें चढ़ा दो, लेकिन शिवलिंग के ऊपर शंख से दूध नहीं चढ़ता। कि आप शंख में पहले दूध भर रहे हो, फिर शंख की जो चोंच निकली हुई है, फिर आप दूध उस पे जो है वो चढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर आप रामायण, जो हमारे मम्मी पापा के ज़माने में डीडी नेशनल टीवी पर और आती थी, अभी लॉकडाउन के टाइम पर भी ये सब पुराने सीरियल शुरू हुए थे, अगर आप उसमें देखोगे तो वहां पर भी ये दिखाया गया ये सीन कि रामेश्वरम की स्थापना के तहत भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ बैठे हुए हैं, वहां पर सीता मैया रावण को लेकर आता है, ऐसा किसी रामायण के अंदर नहीं दिखाया गया एपिसोड वाइज। तो वहां पर क्या है, जो जो भगवान श्री राम है, वो जो शंख के माध्यम से जो है वो दूध चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मैं आपको डिफरेंट चीजें बता रहा हूं, अलग अलग स्टोरी लाइन है कि नहीं है सबकी, है ना? बस ऐसे ही जो हम बात कर रहे हैं यहां पर कि कम्मन की जो रामायण है वो वाल्मीकि की रामायण से या तुलसीदास जी की रामायण से कैसे अलग है इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल चीजें और सम स्पेसिफिकेशंस। ओके, ये चीज आपको समझ में आई अच्छे से, हाँ या ना? क्लियर है? ठीक है, फायका समझ में आया? फिर हम बात करते हैं, आपने ये किताब के बारे में कभी नहीं सुना होगा, आप मनी मिक्कलाई और शिलापति करम के बारे में तो सुन लेते हो, मतलब मैं उन लोगों से बोल रहा हूँ जो कभी नहीं सुना होगा, जिनका हिस्ट्री ऑप्शन नहीं है, या फिर जो अभी तक एनसीईआरटी या पूरमदला दहिया कर चुके हैं ना, तो ये आपके लिए एक नई बुक है, चिवाका चिंतामणि। अब देखो, जो चिवाका चिंतामणि है, इसके बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं। सबसे पहले तो आप ये जानो, चाहे हम बात करें चिवाका चिंतामणि की, चाहे शिलापतिकरम की, या मनी मेकलाई की, यहां पर दो बुक्स फिर भी मिसिंग है। चिवाका चिंतामणि, मनी मेकलाई, शिलापतिकरम प्लस 2 अदर बुक्स, ये 5 बुक्स मिलकर बनाती हैं, ये 5 बुक्स मिलकर बनाती हैं 5 ग्रेट तमिल एपिक्स। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली अलग अलग एग्जाम्स में आ सकते हैं, चाहे वो स्टेट पीएससी का पेपर हो, चाहे यूपीएससी का प्रीलिम्स हो, या फिर यूजीसी नेट का हिस्ट्री का पेपर हो। 5 ग्रेट तमिल एपिक्स इनमें से कौन सी है? तो उसके जो नाम है दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार से हैं। एक तो आपके 3 तो आपके सामने ही है, चिवाका चिंतामणि, दूसरा मैं पूरा पूरा इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि स्क्रीन पर आपको सामने दिख ही रहा है, शिलापतिकरम, तीसरा मणिमेकलाई, चौथे का नाम है वाल्यपति, VALAYAPATHI, वाल्यपति। और 5वीं ग्रेट तमिल एपिक का नाम है कुंडलकेसी, KUNDALA, कुंडल, केसी, KESI। अब इतना इनिशिएटिव खुद से करना, मैं आपकी भलाई के लिए आपको टास्क दे रहा हूं, नीचे कमेंट बॉक्स में ना 5 के ऑथर्स का नाम लिख देना, ताकि आपको याद रहे और आप अपने नोट्स में भी ऐड कर लेना। जैसे चिवाका चिंतामणि के ऑथर कौन, मणिमेकलाई के ऑथर कौन, शिलापतिकरम के ऑथर कौन, वाल्यपति किसने लिखी थी, और कुंडलकेसी किसने लिखी थी।
ये आप सर्च कर कर अच्छे से रीड कर कर अपने नोट्स में डालकर नीचे कमेंट में लिख देना, ठीक है। ये टास्क आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया। फिलहाल हम यहाँ पर बात करते हैं, अब इसका तो अभी जिक्र यहाँ पर नहीं हो रहा, जब हम आगे हिस्ट्री में पढ़ेंगे तब हम इन दोनों के बारे में कवर कर लेंगे। अभी हम इन दोनों के बारे में नहीं जानेंगे, यहाँ पर वाल्यपति और कुंडलकेसी के बारे में कभी और बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं बाकी तीन के बारे में। मणिमेखलाई शिलापति क्रम के बारे में अब थोड़ा बहुत रूबरू तो हुई एनसीईआरटीज वगैरह से, तमिलनाडु से। हम बात करते हैं फिलहाल यहाँ पर चिवाका चिंतामणि की। तो इट इज वन ऑफ द 5 ग्रेट तमिल एपिक्स, उनमें से एक है ये चिवाका चिंतामणि। अब इसको ना, जैसे यहां पर चिवाका लिखा हुआ है, राइट, यहां पर चिवाका लिखा हुआ है, तो इसका जो अदर नेम है वो है जिवाका चिंतामणि। तो सी को आप जे कर दो, सी को आप जे कर दो तो वो जिवाका हो जाएगा, ठीक है। इसके ऑथर कौन थे? एक मैं आपको बता देता हूं यहां पर, ठीक है। बाकी चारों के आपको लिखने हैं, एक मैं इनका नाम यहां पर लिख देता हूं। मैंने आपसे बोला टास्क आपको दिया है कि पांचों के ऑथर्स लिखना है, एक इसका इनका मैं बता देता हूं। जिवाका चिंतामणि किसने लिखी? तो उनका नाम था तिरुट तक्का तेवर, ये एक ही नाम है, तिरुट तक्का तेवर, ठीक है। कब लिखी गई? 10th सेंचुरी में, प्रिसाइजली अगर मैं बोलूं तो अर्ली 10th सेंचुरी में। ये थे कौन? मदुरई शहर में रहने वाले एक जैन एस्थेटिक थे, एक जैन संत थे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब क्या है, ये जो एक स्टोरी है ना, मतलब अब आप ये कहोगे सर इसकी स्टोरी है क्या बेसिकली, तो इसकी स्टोरी दोस्तों कुछ इस प्रकार से है, इस किताब की स्टोरी, ये जो जिवाका चिंतामणि या हम चिवाका चिंतामणि जिसको कह रहे हैं, इसकी स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि ये ना स्टोरी एक प्रिंस के बारे में है। ये स्टोरी एक प्रिंस के बारे में है जो कि ना एक प्रकार से परफेक्ट मास्टर था, मतलब हर चीज़ में ये बहुत माहिर था। और किन किन चीज़ों में माहिर था ये? ही वॉज अ परफेक्ट मास्टर ऑफ ऑल काइंड ऑफ आर्ट्स, चाहे वो युद्ध नीति हो चाहे कोई भी हो। ये एक प्रकार से एक परफेक्ट वॉरियर भी था। और इसके संदर्भ में एक बात ये भी कही जाती है, ही वॉज अ परफेक्ट लवर टू, ही वॉज अ परफेक्ट लवर टू। और उसने एक काम बहुत अच्छा करा जो मुझे बहुत पसंद आया, ही वॉज अ परफेक्ट लवर विद न्यूमरस वाइफ्स, बीवियां बहुत सारी थी। ये बहुत अच्छा काम करा इसने। इसलिए चिवाका चिंतामणि जो एक तमिल एपिक है, उसका एक अदर नाम इस प्रिंस के बहुत सारे लव अफेयर एलोंग विद बहुत सारी वाइफ की वजह से एक दूसरा नाम भी पड़ा आगे चलकर इस किताब का, इस बुक का, और वो है, उस बुक का नाम था माना नूल, MANA, माना नूल, नूल NOOL। इसका मतलब होता है इट इज अ बुक ऑफ मैरिजेस, ठीक है। तो ये बेसिकली कहानी थी क्या? अभी तो मैंने आपको बता दिया प्रिंस की कहानी थी, ये थी। देखो क्या है कि यहां पर शॉर्ट में बता देता हूं मैं आपको।
आपको पर पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, शॉर्ट में इन द सेंस में कोई मतलब काट नहीं रहा कहानी को, आपको पूरी एक बार डिटेल में बता देता हूँ कहानी क्या था। कि देखो, एक ना राजा था, राजा के एम्पायर में एक चालाकी से कोई तख्ता पलट कर देता है, राजा भागता है, एम्पायर चला गया, तख्ता पलट हो गया यहां पर। इस टाइम पर ये जो राजा की जो बेगम साहिबा होती हैं, जो क्वीन होती हैं, वो प्रेग्नेंट होती है। और कहानी में किरदार को थोड़ा सा मतलब कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए क्या बोला जाता है, इसकी जो प्रेग्नेंट वाइफ थी उसको राजा भगाता है इन पिकॉक शेप्ड फ्लाइंग मशीन के अंदर। उड़न तश्तरी एक जाती है, उसमें बिठाकर उड़ाकर ले जाता है। लेकिन राजा को जिन्होंने तख्ता पलट करा होता है ना, रास्ते में वो लोग पकड़ लेते हैं दुश्मन, लेकिन क्वीन वहां से भागने में समर्थ रहती है, राजा मारा जाता है। अब क्वीन प्रेग्नेंट थी, प्रेगनेंसी के बाद 9 महीने के बाद इसने एक लड़के को जन्म दिया, और यही लड़का बनता है कहानी का किरदार, यही बनता है वो प्रिंस, राजकुमार। ठीक है। और वो क्या करती है, इसकी मम्मी अपने हस्बैंड की मृत्यु के बाद खुद बन जाती है नन, और बालक पैदा होने के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद इसको दे देती है एक सर्वेंट को, अपने लॉयल सर्वेंट को, कि तुम इसको बड़ा करना। जैसे अकबर को बड़ा करा गया था ना, अकबर को बड़ा करा गया था ना किसके द्वारा, मम्मी पापा तो उससे दूर ही रहे पूरी जिंदगी। हुमायूं का एक लॉयल रीजेंट था, है ना, बैरम खान, उसने तो बड़ा करा अकबर को। ऐसे ही ये जो प्रिंस है, तो इनके खानदान का एक लॉयल सर्वेंट था, उसने बड़ा करा इसको, और वो खुद उसकी मम्मी क्या बन गई, नन बन गई। ठीक है। अब इसका नाम जो होता है ना लड़के का, इस प्रिंस का नाम जो होता है वो होता है जिवाक। ठीक है, इसका नाम होता है जिवाक। अब देखो, इसका नाम जिवाक है, इसलिए इसका नाम है, कहां लिखा था मैंने, ये रहा, जिवाका चिंतामणि, स्टोरी ऑफ जिवाक, इसका नाम था जिवाक। ठीक है। तो अब क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा मतलब जो सर्वेंट होता है ना, इस पर बहुत मेहनत करता है बचपन से। तो इस पर इतनी मेहनत करता है कि इसको हर चीज़ में परफेक्ट बनाने के लिए आगे मोटिवेट करता है, वो करता है, और ये सच में परफेक्ट एक आदमी बन भी जाता है बड़ा होकर। तो ये एक प्रकार से सुपरमैन की क्वालिटीज वाला इंसान बन जाता है, कि इसको हर तरह का आर्ट आता है, हर तरह की स्किल आती है, हर फील्ड में नॉलेज है इसको, वॉर की स्किल्स आती हैं, अपने दुश्मनों को मारना आता है, दुश्मनों के ऊपर जीतना आता है। और ये एक चीज़ में बहुत माहिर था, इसको जो भी कहीं पर भी एक सुंदर लड़की अगर पसंद आती थी ना, हर सुंदर लड़की को अपनी वाइफ बना लेता था। ये सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग चीज है इससे सीखने वाली, जो सुंदर लड़की पसंद है उसको अपनी बीवी बना लेता था। ठीक है। और प्यार से अगर वो मान जाए तो ठीक है, वरना जिससे उसकी शादी होने वाली होती थी उससे कहता था युद्ध लड़ो मेरे साथ, मुझे हरा दो और तब इसको बीवी बना लो, लेकिन अगर तुम मुझसे हार गए तो ये फिर मेरी रहेगी। ठीक है। और फिर इसकी स्ट्रेंथ को देखते हुए, इसके कैलिबर को देखते हुए, अगर ये किसी के फियांसे को हरा दे रहा है युद्ध में, तो वो लड़की इससे वैसे इंप्रेस होकर फिर इसकी बीवी खुशी खुशी बन जाती थी। ठीक है। तो जितनी सुंदर लड़कियां रही हैं इसने जीवन में, जितनों से टकराया था, इस कहानी में बताया जाता है सारी बीवियां बनाई इसने जो इसकी नजरों में सुंदर थी। वेरी इंटरेस्टिंग चीज एंड वेरी मोटिवेटिंग चीज। ठीक है। अब क्या करता है, ये अपने दुश्मनों को इस कदर हराता है कि इसके दिमाग में अपने बाप का बदला लेने वाला जुनून रहता है। तो जो तख्ते पलट से इसके बाप का जो एम्पायर छिना था, उस किंगडम को ये वापस पा लेता है। ठीक है। और क्या होता है, एक टाइम के बाद ना लाइफ में कहता है, इस कहानी में बताया हुआ है, ये मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बोल रहा, बस मैं इंटरेस्टिंग वे में आपको पोर्ट्रे कर रहा हूँ। कहता है कि मैंने लाइफ में ना एक दिन बैठ के सोच रहा था, मैंने लाइफ में ना पावर एंजॉय करी ली, हर प्रकार की सुंदर बंदी के साथ मैंने सेक्स कर ही लिया। ठीक है। मेरे इतने सारे बच्चे हो ही गए, अब मेरे जीवन में कुछ है नहीं, इतनी सारी मेरी वाइफ्स हैं, एक से एक सुंदर, हीरे मोती जैसी, तो अब करूं क्या मैं। तो एक दिन ऐसे ही इतना ख्यालों में खो जाता कि भाई मैंने पावर कमा ली, सेक्स कर लिया, सारी सुंदर बंदियां मेरी, इतने सारे उनसे अच्छे अच्छे सुंदर बेटे बेटियां मेरे पैदा हो गए। ये फाइनली दुनिया को रिनाउंस कर देता है।
ही रिनाउंसेस द वर्ल्ड, और ये जैन एस्थेटिक बन जाता है। जैनिज्म को अपनाकर एक साधु ऋषि मुनि की तरह जीवन व्यतीत करने लग जाता है, पूरे एम्पायर छोड़कर चला जाता है अपना। ये है कहानी चिवाका या जिवाका चिंतामणि की। ओके, अब देखो क्या है, मैं आपका यहाँ पर कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। मेरा कोई मतलब नहीं बनता था कि मैं पहले इसके बारे में सर्च करूँ फिर मैं आपको बताऊँ। देखो क्या है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपीएससी का अगर ध्यान से देखो, उनको समझो, तो आपको नजर आएगा कि पेपर अब रिसेंट ईयर्स में 2018-19 से जिस प्रकार से यूपीएससी ने शिलापतिकरम मणिमेखलाई के ऊपर कहानी पूछना शुरू करी है, तो सिर्फ नाम से या उसको किसने लिखा है या उसके अंदर टाइटल कौन कौन थे, लव स्टोरी क्या थी, इससे काम नहीं चलेगा। आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा। क्या होगा कि यूपीएससी कल को अगर आपको स्टेटमेंट देने लग जाए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जिवाका चिंतामणि, या फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द 5 ग्रेट तमिल एपिक्स, इनमें से क्या है, तो आप वो नाम तो बता पाओगे लेकिन उसके अंदर कहानी के अंदर थोड़ा सा तो आपको पता हो। अब मैं नहीं कह रहा कि इसके बियॉन्ड इसकी कोई कहानी नहीं होगी, वो नहीं होगी, लेकिन देखो क्या है कि मैंने आपको ट्रेलर दिखा दिया है। अब आपको खुद से पढ़ने की नीड ही नहीं है। कल को अगर आपकी रिवीजन अच्छी है, आपकी तैयारी अच्छी है, आपकी तैयारी कंटेस्ट है, आपने नोट्स बना रखे जो मैंने आपको बात बताई कि इसके अंदर क्या था, आपके सामने चिवाका चिंतामणि शब्द आएगा, आप जान लोगे कि भाई चिवाका का नाम जिवाका है और जिवाका नाम इसके मेन कैरेक्टर का था, प्रिंस का, जिसकी बड़ी सारी बीवियां थी सुंदर सुंदर, और उससे बड़े सारे बच्चे हुए, और उसने एक दिन सबको छोड़कर जैन एस्थेटिक वो बन गया। और इसका जो ऑथर था वो भी एक जैन एस्थेटिक था, तिरुत टक्कतेवर। ये चीज है, ठीक है। फिर छोटी सी बात हम लोग मणिमेखलाई और शिलापतिकरम के बारे में भी कर लेते हैं। देखो बच्चों की तैयारी ना बहुत ज़्यादा अच्छी होती नहीं है, उनको क्या लगता है कि हम आगे बढ़ते रहें, सिलेबस हमारा कंप्लीट होता रहे। अब छोटी सी चीज़ अगर मैं पूछ लूँ ना किसी से, तो उसकी शक्ल बन जानी है। कि अगर मैं आपसे पूछूं कौन किसका सीक्वल था, यानी कि शिलापतिकरम पहले लिखी गई या मणिमेखलाई पहले लिखी गई, तो मणिमेखलाई शिलापतिकरम का सीक्वल है या फिर शिलापतिकरम मणिमेखलाई का सीक्वल है? बताओ क्या है, पहले कौन सी किताब आई? 6 क्लास की एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन है, 6 क्लास की। अगर ये सोचने में आपको टाइम लग रहा है तो यानी कि भाई अभी आपके सिलेक्शन में 2-3 साल हैं बाकी। कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, सिलेक्शन स्ट्रैटेजीज और आपकी जो नॉलेज की जो तैयारी है वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है। इसलिए मैं कहता हूं सिलेबस कंप्लीशन से ज्यादा सिलेबस को कंठस्थ करने के पीछे आपकी रणनीति होनी चाहिए। अगर ये आपको सोचने में 5 सेकंड से ज्यादा लग रहा है तो सोच लो कि अभी कम से कम आपके सिलेक्शन में 4-5 साल बाकी हैं, और शायद से हो भी ना। तो पहले जो है वो है शिलापतिकरम। अब मैंने आपको कितने टाइम पहले पढ़वाया था यार, ये लगभग 1.5 साल 2 साल हो चुके हैं 6 क्लास में इंफॉर्मेशन दिए हुए। मैं आपको कोई ताने नहीं मार रहा हूँ, लेकिन मैं आपको वही कह रहा हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हो कि वो बेस्ट दिन आ जाएगा जब आप सब कुछ रिकॉल कर पाओगे, तो भाई वो कब आएगा बेस्ट दिन, आप अपने आप से पूछ लो। मेरी बातें तो आपको हो सकता है बुरी लग जाए या फिर आपको लगे कि मैं ताने कस रहा हूँ आपके ऊपर। मैं सिर्फ फाउंडेशन कोर्स के लोगों से वाली बात कह रहा हूँ। आप बता दो ना वो परफेक्ट डे कब आएगा जब आपको आंखें बंद करके सारी चीज़ें रिकॉल कर पाओगे। अगर आप कहोगे भाई इतना तो किसे ही याद होता है, तो फिर आप प्रिम्स कैसे निकालोगे? पढ़कर चीज़ों को इंटरप्रेट करना या रिकॉल करना, या फिर आपने आज पढ़ा हुआ और शाम को मुझे टेस्ट दे दो, या एक हफ्ते पहले जो चीज़ पढ़ी हुई है आप उसमें टॉप कर जाओ, ये तो बहुत ईजी चीज़ है ना आपसे। लेकिन जो चीज़ पूछी जा रही है आपका दिमाग कहाँ से कैसे रिकॉल कर पा रहा है, उस चीज़ के ऊपर वर्क करो। और अगर आप ये वर्क नहीं कर पा रहे हो तो मैं ये नहीं कह रहा आपके अंदर मेहनत जो है उसकी कमी है, आपके दिमाग के अंदर उल्टा सीधा कचड़ा और गोबर भरा हुआ है उल्टी सीधी बातों का। जब तक आप उसे फिल्टर नहीं करोगे, अभी मैं कोई आपको स्टोरी बोलूँ चटपटी बताने के लिए तो उसके बारे में तो आप पूरी कहानी बता दोगे, मैं ऐसे गया था वैसे गया था, यहाँ गई थी वहाँ गई थी, वो ऐसा बोल रहा था ऐसा बोल रही थी। उल्टी सीधी चीज़ें अगर आपके दिमाग के अंदर भरी हुई है तो आप ऐसी चीज़ें रिकॉल नहीं कर पाओगे, बिकॉज पढ़ाई होती है बोरिंग। उसके लिए आपको न्यूरॉन्स बनाने पड़ेंगे, स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे अपने, और जितनी जल्दी ये चीज़ समझ जाओ उतनी अच्छी चीज़ है। वरना तो आप कुछ और करो उसको छोड़कर, मैं तो आपसे ये रिकमेंड करूँगा आप मत वेस्ट करो अपने साल यहाँ पर यूपीएससी में, पता चलो कुछ भी ना हो आपका, कल को फिर जीवन बर्बाद कर लो अपना। तो शिलापतिकरम बेसिकली एक, जो मैं आपको बता रहा था ना 5 ग्रेट तमिल एपिक्स जो हैं उनमें से एक है,
शिलापतिकरम, ठीक है। शिलापतिकरम और मणिमेकलाई में से दोस्तों पहले लिखी गई थी शिलापतिकरम। ये जो 5 ग्रेट तमिल एपिक्स मैंने आपको बताए, उनमें से ये अर्लीस्ट तमिल एपिक है, अर्लीस्ट तमिल एपिक है, ठीक है। और ये बेसिकली एक पोयम है, ये एक पोयम है जो कि हमें बताता है एक ट्रेजिक लव स्टोरी के बारे में। एक ट्रेजिक लव स्टोरी के बारे में। और ये जो लव स्टोरी है, ये किसकी लव स्टोरी है? दो लोगों की, दो कपल है बेसिकली वो। एक का नाम है एक का नाम है कोवलन और दूसरे का नाम है कन्नकी, ठीक है। फिर आप कहानी थोड़ी बहुत तो जानते ही हो, हम डिटेल में अभी आएगा, इस चैप्टर में बहुत कुछ आएगा, हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप एनसीईआरटी के बेसिस पर इतना तो जानते ही हो। मैं फिर भी शॉर्ट में आपको बता ही देता हूं कि कोवलन और कन्नकी हंसी खुशी जिंदगी बिता रहे थे। ये एक जगह शहर जाके सेटल हो जाते हैं और कन्नकी वाइफ है, कोवलन हस्बैंड है। कोवलन को एक औरत से, नाचने वाली औरत से एक प्यार हो जाता है जिसका नाम था माधवी या फिर माटवी। अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम दिए जाते हैं, वैसे माधवी कहा जाता है। हमारी एनसीईआरटी में आपने माधवी सुना होगा। अब यहां तक ये स्टोरी खत्म हो जाती है। फिर क्या होता है कि कोवलन के ऊपर एक चोरी का इल्जाम लग जाता है, मतलब वो माधवी को छोड़ देता है। उसको पता लग जाता है कि माधवी मेरे ऊपर चीट कर रही है, उसको ऐसा लगता है कि माधवी मेरे ऊपर चीट कर रही है। लेकिन माधवी के साथ इसका जो लव रिलेशन था, वो लव अफेयर था, इतना ज़्यादा इंटेंस हो चुका था कि माधवी के साथ फिजिकली इतना ज़्यादा इन्वॉल्व था ये कि इनकी एक बेटी भी हो जाती है। लेकिन कितना बड़ा दिल था कन्नगी का, उसकी वाइफ का, कि उसने अपनी हस्बैंड की सारी करतूतों को माफ़ कर दिया। उसको बोलती है मेरे साथ आप प्लीज़ लॉयल रहना, तुमने जो एडल्ट्री करी, एडल्ट्री का मतलब क्या होता है? अगर आप शादीशुदा हो और उसके बाद भी आपके अगर फिजिकल रिलेशन, सेक्सुअल रिलेशन किसी और के साथ चल रहे हैं, तो वो कहती है कि इतनी भयानक एडल्ट्री के बाद भी मतलब मैं बहुत हर्ट हुई हूँ तुम्हारी हरकतों से, अपने हस्बैंड से कहती है कोवलन से, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें माफ़ करने को तैयार हूँ बिकॉज आई लव यू अलॉट, और अब ऐसा मुझे कभी दोबारा चीट मत करना। तो कोवलन कहता है कि भाई मेरे को माधवी से दूर जाना है, मुझे इसकी शक्ल ही नहीं देखनी है, चलो किसी और शहर चलते हैं। ये जा रहे होते हैं और कोवलन को बेसिकली एक राजा और उसके सिपाही पकड़ लेते हैं चोरी के इल्ज़ाम में, और उसको मौत की सज़ा सुना दी जाती है। कन्नगी क्रोधित होकर गुस्से में आकर पूरा शहर जला देती है, ठीक है। वो काली माता का रूप धारण कर लेती है एक तरीके से। मतलब मैं ये नहीं कह रहा है ऐसा समझने मत लगना कि वो राक्षस बन गई थी या फिर गॉडेस बन गई थी, अवतार उसका चेंज हो गया था। मैं कह रहा हूँ कि गुस्सा उसका इतना ज़्यादा था कि मेरे हस्बैंड को कैसे मार दिया, तो वो पूरा शहर जला देती है। यहाँ तक हो जाता है इसका पार्ट 1 खत्म। अब मूवी आती है कुछ साल बाद, इसका धूम 2, ठीक है। और धूम 2 का नाम था शिलापतिकरम के बाद मणिमेकलाई। मणिमेकलाई। जो इनकी बेटी हुई थी ना, वो नाचने वाली जो माधवी थी, और जो कोवलन था, मतलब इसकी वाइफ तो थी नहीं है, बाहर की औरत थी, इनसे जो बेटी हुई थी उस बेटी का नाम था मणिमेखलाई, ठीक है। तो ये एक एंटी लव स्टोरी बोली जाती है, यानी कि इसके अंदर कोई लव स्टोरी नहीं है। दिस इज, जैसे वो एक ट्रेजिक लव स्टोरी थी, इसको बोला जाता है दिस इज एंटी लव स्टोरी। और ये सब कुछ बड़ी बड़ी पोएम्स हैं तमिल लिटरेचर के अंदर। ये भी जैसे कि मैंने आपको बताया है तमिल पोएम और वो है, तो आप सोचो कि ये छोटी सी पोएम के अंदर ये इतनी बड़ी कहानी समझ आएगी। पोएम बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, जिसको आप कहानी की फॉर्म में पढ़ते चलो पढ़ते चलो पढ़ते चलो, खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो इट इज अ एंटी लव स्टोरी एंड सीक्वल। पहली वाली थी धूम 1, ये धूम 2, ये पार्ट 2 है, सीक्वल है ऑफ शिलापतिकरम। तो मणिमेखलाई डॉटर थी उसकी, कोवलन की और माधवी की। और ये भी एक बुद्धिस्ट पाथ पर चलते हुए बुद्धिस्ट लाइफ को फॉलो करती है, ठीक है। और अच्छे प्रिंसिपल्स पर काम करती है। शुरू में ये भी डांसर होती है अपनी माँ की तरह, लेकिन बाद में फिर ये क्या करती है कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री वगैरह को ज्वाइन कर लेती है और वहाँ पर लोगों को इनवाइट करती है। और ये दो बहुत फेमस किताबें हैं, शिलापतिकरम और मणिमेखलाई। मणिमेखलाई शिलापतिकरम का सेकंड पार्ट है, ठीक है, जहाँ पर कोवलन और माधवी के बेटी के बारे में बताया जाता है हमें, उसी के बेसिस पर ये नाम है मणिमेखलाई।
तो इस सब कुछ आपको समझ में आया? कंबन की रामायण, चिवाका या जिवाका चिंतामणि, मणिमेकलाई और शिलापतिगरम, हाँ या ना? अब आपका होमवर्क ये है कि आप इनके ऑथर्स का नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखना सारे लोग। एक का तो मैंने आपको बता दिया, जिवाका चिंतामणि का, तिरुत कत्ता तिरुत तक्कतेवर, ठीक है। बाकी आपको ये जो है शिलापतिगरम, मणिमेकलाई, वलायापथी और कुंडलकेसी, इसके नाम आपको बताने हैं, ठीक है। अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर की कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन। ये लेकिन इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी था, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर में पुराण का दिया था, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।